नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें 2025 का पेपर अपन लेकर आ रहे हैं भूगोल विषय का कक्षा 12 का। तो भूगोल विषय कक्षा 12 बोर्ड पेपर 2025 को अपन हल करवाएंगे कि कौन से 2025 के अंदर बोर्ड द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वही भाग है, पार्टीशन है, उनके 4 पार्टीशनों में उन्हें बांटा गया ए ब स द। तो ऐसे में अपन पहले फर्स्ट पार्ट का जो है ना लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान प्रश्न आते हो और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले अपन उनको हल कर रहे हैं। भूगोल 2025 ए खंड, ठीक है, इसको पहले अपन हल करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें, इसका पहला पार्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, मानव भूगोल मानव समाजों और मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? अध्ययन है मानव भूगोल की यह परिभाषा दी, यानी किसने दी है यह परिभाषा। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तर में है इसका ए है एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल। ब है रेटजेल। से दे रखा है ग्लोस, यानी पोल विडाल डी लो ग्लोस, पूरा नाम दे रखा है इसमें। और फिर है दे में दे रखा है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, यानी इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे बोर्ड के ऊपर अपन 4-5 प्रश्न जो है ना वो उतारेंगे और उसके बाद में एक एक प्रश्न को हल करते जाएंगे। चाहो तो साथ साथ आप भी अपने नोट्स के रूप में इसे उतार सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक सर्वाधिक पहले लिख ले या बाद में अपन लिख ले से, निम्न में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देश कौन सा है? तो इसमें 4 देश दे रखे हैं। ए दे रखा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, से दे रखा है पाकिस्तान और दे रखा है चीन। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। फिर अगला प्रश्न आता है दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तरी
पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें अलग अलग उत्तर दे रखा है इसका। ए तो दे रखा है झूमिंग, दे रखा है, फिर दे रखा है मिल्पा, बै। बै दे रखा है मिल्पा, से दे रखा है लदान, फिर दे रखा है कुमारी। यानी हमें इनमें से जो है ना किसी एक को जो है ना इसका एक का उत्तर है ना वो ढूंढना होगा कि किस नाम से जो है ना इन्हें जाना जाता है, ताकि अपन ये पता लगा सके कि उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है वो किस किस नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए हमें इन 4 प्रश्नों में से जो है ना वो एक प्रश्न आपका देखना होगा और उससे अपन ये पता लगा लेंगे कि कौन से भारत में जो है ना ये किस नाम से जानी जाती है। और उत्तरी पूर्वी भारत की जो है ना वो इसमें बताया गया कि उत्तरी पूर्वी भारत में जो है ना इसे किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत की जो है ना अपन इसमें गणना करेंगे कि किस नाम से इन्हें जाना और पहचाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्न में से आधारभूत उद्योग है। निम्न में से आधारभूत उद्योग है, पूछा गया है कि निम्न में से आधारभूत उद्योग है ना वो कौन सा है। तो इसका ए दे रखा है कागज, ब है चमड़ा, से दे रखा लोहा इस्पात, और दे रखा है वस्त्र। ये 4 जो है ना वो इसमें दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपन इसमें देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, इसमें दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है परिवहन, परिवहन हो गया, ब हो गया कृषि, से हो गया खनन, और द हो गया अनुसंधान। द हो गया अनुसंधान। ऐसे ही छठा प्रश्न और दे रखा है, एक प्रश्न और ले लेते हैं इसमें। आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का माध्यम है, यानी आधुनिक जो संचार व्यवस्था है ना इसका माध्यम जो है ना वो कैसे माना गया है। उसमें एक तो आ जाता है तार, ब दे रखा आपका मोर्स कोड, और से दे रखा है टेलेक्स, और दे रखा है इंटरनेट। यानी ये जो प्रश्न है वो आपके इसमें दे रखे है, 6 प्रश्न है ना वो दे रखे। अब 6 प्रश्नों को हमें अब अपन हल करेंगे कि एक बार 6 प्रश्न उतार लिया, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, या साथ साथ जैसे मैं बोर्ड के ऊपर हल करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप इसको लिख भी सकते हो। तो इसमें देखना है पहला प्रश्न क्या दे रखा है, आधा नंबर का वस्तुनिष्ठ है, आधा नंबर का प्रश्न है ये।
क्या दे रखा है, मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में बताना है। वो क्या कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी, यानी आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की जो नोट्स है उसमें आराम से आपको दिखा रखा है कि मानव फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, पहला ही पॉइंट आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, रेटजेल, ब्लोस और ग्रिफ टेलर। ग्रिफ टेलर ने तो, ध्यान रखना, ग्रिफ टेलर तो मानव भूगोल की परिभाषा दे ही नहीं थी। तो इसमें से उत्तर आएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल, यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है ना इसे परिभाषित किया था और क्या कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का एक क्या है, अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। कब कहा था फ्रेडरिक रेटजेल ने, आपको अगर ध्यान हो तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपो जियोग्राफी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने अपनी इस परिभाषा का वर्णन किया था और उन्होंने दो खंडों में प्रकाशित की थी। एक तो थी 1882 और एक थी 1891। इन दो खंडों में उन्होंने परिभाषा अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दी थी। अब अभी और दो आ रही है, क्या है, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इसने क्या कहा था, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक 1911 में, अपनी जो पुस्तक थी मानव भूगोल के सिद्धांत, उसमें जो है ना उन्होंने मानव भूगोल का वातावरण, उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी थी। फिर ऐसे पॉल विडाल डी लोब्लोस है, उन्होंने अपने 1921 में जो पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत वाली जो पुस्तक दी थी भौगोलिक वातावरण वाली, उसमें भी उन्होंने ये कहा था 1921 में कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और जो मानव है उनके बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो उन्होंने 21 और 11 की जो पुस्तक थी उन्होंने इन दोनों ने जो है ना वर्णन किया है। अमेरिका की रेटजेल, ये अमेरिका की इसी रेटजेल की जो है ना वो शिष्या भी थी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश पूछा है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये तो बहुत दूर दूर तक के जो है ना नहीं आ रहे, तो इसमें उत्तर क्या आएगा, चीन आएगा। यानी चीन, जो ऑप्शन दिए गए उनमें चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। फिर आ गया भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं उस उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। अब स्थानांतरित कृषि पहले ये समझना कि होती क्या है, क्योंकि स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है। आज यहाँ पर पेड़ पौधों को काट लिया, जला लिया, खेती कर ली, 2-3 वर्ष बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह इसी विधि से खेती करते हैं, तो वो स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं। और उसे किस नाम से जानते हैं, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, तो यहाँ पर झूमिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है, यानी ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है, क्योंकि हर कारखाने में लोहे से बनी हुई मशीनरी वगैरह वस्तु होती है, कागज, चमड़ा, वस्त्र, इन सब में मशीनें किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। तो आधारभूत उद्योगों में लोहे को शामिल किया गया है। अगर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में अगर लोहा नहीं हो और मान लो एल्यूमिनियम आ जाए, लोहा नहीं हो और अगर एल्यूमिनियम आ जाए, तो हमें उत्तर में क्या लिखना है, एल्यूमिनियम राइट करना है। अगर एल्यूमिनियम नहीं है, लोहा इस्पात है, अगर दोनों ही है, तो अगर उपरोक्त दोनों नहीं आता है, एक आता है, तो उसमें पहले लोहा इस्पात करना है, एल्यूमिनियम बाद में, क्योंकि एल्यूमिनियम का उपयोग कम होता है और लोहा का ज्यादा होता है। फिर आगे तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा है, परिवहन हो गया, कृषि, खनन, अनुसंधान, ये चतुर्थ क्रियाकलाप हो गया, ये प्रथम कृषि हो गया, और ये परिवहन, यानी ये तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र का ये उदाहरण है। तो सेवा क्षेत्र क्या होता है कि ये वस्तु का उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन वस्तु के उत्पादन में सहयोग करते हैं। फिर आगे आधुनिक संचार का माध्यम, तार हो गया, सोर्स कोड जो आपने कभी सुना ही नहीं, टेलेक्स जो कभी सुना नहीं, और ज्यादा सुना है तो वो किसका उपयोग सुना आपने, इंटरनेट का सुना है। तो आधुनिक समय में सबसे तीव्र गति से संचार का माध्यम है, विभिन्न सूचनाओं का जो है ना वो संदेश पहुंचाने का ये तीव्र माध्यम है, जो तेज गति से जो है ना ये संचालित होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट है ना वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने चाहा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि 6 क्वेश्चन जो है
वो अपन इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 6 क्वेश्चन जो है ना अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपका अगला 7वां प्रश्न जो है ना वो बनकर आ रहा है। तो 7वां क्वेश्चन अपन इसमें पहले देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, इसमें 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से है ना वो जाना जाता है। यह आपको क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है, आपको मानचित्र बनाकर ये सही बताया गया है कि वृहद ट्रंक मार्ग है ना वो कौन सा होता है। तो इसमें उत्तर दे रखा है, उत्तर में ए में दे रखा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। दूसरा दे रखा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है। तीसरा दे रखा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और दे रखा है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है। इसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है दक्षिणी एशिया का दक्षिणी एशिया का आंतरपो पतन है, आंतरपो पतन है। इसमें है रोटरडम, उत्तर में ए में दे रखा है रोटरडम। सिंगापुर, सिंगापुर दे रखा है। ये देखा है कोपेनहेगन, और फिर दे रखा है मुंबई। ठीक है। इसके बाद में 9वां दे रखा है, 9वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है। इसमें है जिनेवा, उत्तर में दे रखा है जिनेवा, बे दे रखा है रोम, से दे रखा है दिल्ली, और दे रखा है वियना। वियना, ये 4 भाग इसमें दे रखे हैं। ये 10वां दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है गैरिसन नगर, गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन नगर का उदाहरण है, यानी कि गैरिसन नगर किसे कहते हैं उसके ऑप्शन दे हैं, वो है
उत्तर में दे रखा है, ए पॉइंट में दे रखा है हरिद्वार, बे पॉइंट दे रखा है उज्जैन, से पॉइंट दे रखा है अंबाला, और दे पॉइंट दे रखा है पुष्कर। ठीक है, 10वां हो गया। 11वां दे रखा है पे फसल, पे फसल है, यानी जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से फसल है जो है ना, वो हमें पे फसल चुनना है, तो वो कौन सी है। उसका ए पार्ट दे रखा है आपको रागी, बे पार्ट दे रखा है कॉफी, सेमी दे रखा है अंगूर, और देमी दे रखा है गन्ना। ये इसमें उत्तर दे रखे हैं। फिर 12वां प्रश्न दे रखा है, 12वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने देश में, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी जल की उपलब्धता को एक सुनिश्चित कहें या अपन ये कहें कि एक निर्धारित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। ठीक है, इसमें हमें उत्तर लिखना है जल क्रांति, ब दे रखा है पानी बचाओ, स दे रखा है पर्यावरण बचाओ, और दे रखा है नीरू मीरू, नीरू मीरू। ये भाग इसमें दे रखे अपन पहले 12 तक जो है ना, 12वां तक जो है ना अपन ये क्वेश्चन करेंगे। वैसे अपने आगे क्रॉस में कर दिया है, पहले 13वां प्रश्न ले लिया है। ठीक है, तो अपन पहले 12वां प्रश्न जो है ना वो आगे बाद में ले लेंगे। एक थोड़ी सीरियस या इसको अपन व्यवस्थित ही कर लेते हैं, नहीं फिर आप जो है ना वो कंफ्यूज में हो जाओगे। तो अपन इसे सीरियल के हिसाब से एक प्रश्न ले लेते हैं, एक प्रश्न दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि 13वां प्रश्न पहले ले लिया अपन ने। अपन वापस सीरियल से जो है ना इसे कर देते हैं। तो 12वां प्रश्न था, अरवारी पानी संसद किस राज्य की, अरवारी जल संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है, जल संभर प्रबंधन योजना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए तो दे रखा है तमिलनाडु, ब दे रखा है गुजरात, स दे रखा है आंध्र प्रदेश, और दे रखा है राजस्थान। ठीक है, तो ये इसमें हमें करना है। अब इसमें इसको हल करेंगे अपन, एक बार इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज जो है ना वो कहां पर है। तो सबसे पहले हमें इसका 7वां प्रश्न देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है
कि कौन सा समुद्री मार्ग या कौन से समुद्री मार्ग को, ये समुद्री मार्ग है, उसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसको सबसे पहले आपको दो शब्दों को ध्यान में रखना है, यानी समुद्री मार्ग और वृहद ट्रंक मार्ग कौन सा कहलाता है। तो अपन ने इसमें 5-6 समुद्री मार्ग पढ़े थे। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग, आपका भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग हो गया, भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग हो गया, और आपका जो लिवरपूल जो कोलंबो को जोड़ने वाला जो समुद्री महासांतरिक समुद्री जो मार्ग था। ऐसे 6-7 मार्ग अपन ने पढ़े हैं। तो इसमें वृहद ट्रंक, जहां पर सबसे विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है ना, वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहलाता है। ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ जोड़ता है। तो इसे वृहद ट्रंक मार्ग है ना, वो कहा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है, ये आपका दक्षिणी यानी दक्षिणी अमेरिका के देशों और यूरोपीय देशों को आपस में और अफ्रीकी देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उत्तरी प्रशांत जो समुद्री मार्ग है, वो पश्चिमी अमेरिकी देशों को पूर्वी एशियाई देशों के साथ जोड़ता है। और दक्षिणी अटलांटिक जो समुद्र, दोनों अपन ने लगातार लिख दिए, ये दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग होगा। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग है, यानी प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी अमेरिकी देशों को और एशियाई देशों को जोड़ने का कार्य, ऑस्ट्रेलियाई देशों को, एशियाई के पूर्वी जो भाग के देश है ना, उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। इसके बाद में आता है दक्षिणी एशिया का। दक्षिणी एशिया की बात चल रही है, उसका आंत्रपोपतन क्या है। आंत्रपोपतन, तो पहले तो ये देखना है कि आंत्रपोपतन होता क्या है। आपको बताया हुआ है आंत्रपोपतन क्या है, यानी कि ऐसा पतन जो आसपास के क्षेत्रों से सामग्री को एक जगह ग्रहण करता है और बंदरगाह पे ले जाकर बड़ी जहाजों में लाता है, और विदेशों से जो सामान आता है वहां पर उतरता है, क्योंकि बड़े विशालकाय जहाज आते हैं। यहाँ पर गहरा समुद्री क्षेत्र होता है और विश्व के विभिन्न देशों से आए सामान को वहां पर उतारकर छोटे जहाजों में लाकर संबंधित देशों में भेज दिया जाता। तो आंत्रपोपतन यानी कि सारी सामग्री वहां पर एकत्रित होती है। तो ये सिंगापुर आएगा अपने दक्षिण एशिया का जो है ना, वो जैसे रोटरडम है, राइन नदी के ऊपर है, ये यूरोप का आंत्रपोपतन कहलाता है। फिर अगर विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में आता है गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन नगर को अपन एक और नाम से जानते हैं, छावनी नगर। छावनी नगर, आपको ये बताया हुआ है कि ऐसे नगर जहां जिनका विकास सैनिकों की गतिविधियों के कारण हुआ है। सैनिकों के रहने, खाने पीने, उसके अस्त्र शस्त्र रखने की प्राचीन काल में वहां पर जब रखे जाते तो इस कारण उसे सैनिक नगर भी कह सकते हैं, गैरिसन नगर या छावनी नगर कहा जाता था। तो जैसे हरिद्वार है, धार्मिक नगर है, उज्जैन धार्मिक नगर है, और पुष्कर ये भी धार्मिक नगर है। तो कौन सा आएगा, अंबाला। अंबाला क्या था, गैरिसन या छावनी नगर है। इसके बाद में पे फसल, यानी ऐसी फसल जिसे पीने के काम में लेते, रागी तेल के काम में आती है, अंगूर खाने के काम में आते, गन्ना खाने के काम में आता है, और कॉफी क्या है, ये पीने के काम में आती है। तो यानी कि कॉफी जो है ना एक पेय फसल, चाय कॉफी एक पेय फसल के रूप में इसे माना जाता है। फिर आ जाता है अरवारी जल संसद, राजस्थान इसमें किस राज्य की जल संभर परियोजना है, तो यानी कि ये अरवारी जल संसद राजस्थान के अलवर जिले में जो है ना ये प्रारंभ की गई थी। इस कारण इसे अरवारी जल संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने 12 क्वेश्चन है ना वो देख लिया है। अब खंड ए की बात कर रहे हैं। खंड ए में से जो है ना वो 13वां प्रश्न लेकर आएंगे। 13वां प्रश्न जो है वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ये। अब वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं अपन। वैसे 13वां प्रश्न अपन एक बार लिख कर रख कर चुके हैं, क्योंकि एक सीरियल भूल चुके थे अपन 12वें नंबर के प्रश्न की। तो इसी जल संसद से संबंधित ही है, या अपन ये कहें कि जल के विकास के लिए या जल को उत्थान देने के लिए ही वो प्रश्न बनाया हुआ है। तो वो क्या है, प्रश्न है 13वां, वो देखना है। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इसमें उत्तर में दे रखा है जल क्रांति ब में दे रखा है पानी बचाओ से दे रखा है पर्यावरण बचाओ और दे रखा है नीरू मीरू। ठीक है। 14वां प्रश्न धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज है, यानी जो कुछ आंसर दिया गया है उनमें से धात्विक खनिज के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? पहला है ग्रेफाइट, ब है माइका, स है तांबा और द है एल्यूमिनियम। ठीक है, यह 14वां प्रश्न था। इसके बाद में प्रश्न आता है 15वां प्रश्न। वो क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, इसमें है उत्तर में दे रखा है लोहा, ब में दे रखा है एल्यूमिनियम, स में देख रहा है मैग्नीज और द में दे रखा है तांबा। ठीक है, ऐसे ही 16वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वही है कि इंदिरा गांधी नहर का जो विचार है वो विचार भारत सरकार के सामने जो है ना वो कौन लेके आया है? तो दिमाग में आ जाना चाहिए। उत्तर में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जमुना लाल बजाज और दे रखा है कंवर सेन। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 16वां प्रश्न। 16वां क्या है? 17वां प्रश्न आ गया अपना, 16 हो गया और ये 17वां प्रश्न है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य, महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन करता है? ठीक है, उत्तर देखो, एम ही दे रखा है, राज्य सड़क संगठन। ब में दे रखा है, राष्ट्रीय महामार्ग संगठन। राष्ट्रीय महामार्ग संगठन। से दे रखा है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। और चौथा दे रखा है, जिला सड़क संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया? किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया। अनुषंगी पतन कौन सा होता है? यानी कि सहायक जो पतन होता है। तो ऐसे में भारत आजाद हुआ था ना, उस समय अलग अलग पतनों का निर्माण हुआ था, वो बताएंगे अभी। इसमें उत्तर में दे रखा है, एम में दे रखा है चेन्नई, ब में दे रखा है मार्मागाओ, ब में दे रखा है मार्मागाओ, स में दे रखा है कांडला, द में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, जिसे JLN भी कहते हैं, JLN के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान है। 18% है, ये 18% आ गए आपके, 15 ये लो, ऐसे 18% है ये। तो देखो क्या है 13वां प्रश्न आपका, कि भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति आय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान है ना वो चलाया गया था। यानी भारत सरकार भारत के अंदर जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कौन सी जो परियोजना है ना वो चलाई गई थी, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो कौन सी परियोजना थी इसमें देखना है। एक तो आ गया जल क्रांति, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ और नीरू मीरू। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट तो ये बताएंगे नेहरू मेरू। ये इसलिए नहीं है, ये राज्य की है, तमिलनाडु की योजना है ये, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की जो है ना वो योजना है ये, कि उसमें मकान बनाने से पहले जो है ना वो घर बनाया जाता है। नीरू और यानी जल और आप, एक वर्षा जल संग्रहण के ढांचे का निर्माण करना था। तो इसमें आएगा जल क्रांति, क्योंकि उससे पहले अपन 12वां प्रश्न पढ़ा था अरवारी जल संसद, वो राजस्थान का था, एक जल समर प्रबंधन के तहत। ऐसे नेहरू मेरू जो है ना वो आंध्र प्रदेश की जो है ना ये संरचना थी। तो इसमें जल क्रांति आ जाएगा। फिर धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो कौन से भी धातु की मात्रा पाई जाती है वो अपन को इसमें देखना है। ग्रेफाइट नहीं होगी, माइका भी नहीं होगा, तांबा, एल्यूमिनियम। अब इसमें ये देखना है कि किसके अंदर जो है ना वो धात्विक खनिज है ना वो पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो धात्विक जो खनिज है वो इन दोनों में आता है, क्योंकि धातु एल्यूमिनियम भी हो गया और तांबा भी हो गया। तो इसमें तांबा नहीं है,
इसमें मैग्नीज है, ये मेरे लिखने में हो गया, ये तांबा नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज है। तो इसमें दोनों, क्योंकि तांबा और मैग्नीज दोनों ही थे ये, एल्यूमिनियम, तो इसमें एल्यूमिनियम है ना, वो धात्विक खनिज है ना, वो आएगा। धात्विक खनिज कौन सा आ जाएगा इसमें, धात्विक खनिजों में एल्यूमिनियम है ना, वो आ जाएगा। फिर आ जाता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट को हमें इसमें देखना है कि बॉक्साइट जो है ना, वो किस धातु का अयस्क है। नहीं, वो आप सही कह रहे हो, इसमें ये यहीं पर दोनों आगे पीछे जो है ना वो आ गए हैं, अपने दोनों को इधर उधर लिख दिया। इसमें भी तांबा आ जाएगा, दोनों को अपने उल्टा लिख दिया। इसमें तो तांबा रहेगा, और इसमें जो है ना ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट के अलावा एक दूसरा पॉइंट और रह गया है इसमें, वो रहा है आपका माइका और पेट्रोलियम। माइका हो गया, ये सही, ग्रेफाइट हो गया, ये सही है, मैग्नीज हो गया, और द जो पॉइंट है वो द पॉइंट आ जाएगा इसके अंतर्गत, पेट्रोलियम, तांबा और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ये आंसर लिखने में ऊपर वाला जो, नीचे वाला जो है ना, वो ऊपर वाले में लिखा गया है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या है, यानी ग्रेफाइट है, माइका है, तांबा है और पेट्रोलियम है। यानी कि ये लोहा इसमें आ जाता है, धात्विक खनिज में माइका धातु में, ईंधन खनिज में आ गया, और ये किस में आ जाता है, धात्विक खनिज में आ जाता है, यानी कि जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ऐसे फिर नीचे वाला आ गया कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट लोहा, लोहे का अयस्क क्या होता है, कच्ची धातु होती है। एल्यूमिनियम, इसका बॉक्साइट, बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से जो है ना, पहले तो बॉक्साइट से एल्यूमिना बनेगा और फिर इसे एल्यूमिनियम बनता है, तो अपना उत्तर जो है ना वो एल्यूमिनियम आ जाएगा। तांबा और मैग्नीज सीधे निकाले जाते हैं, खुद अशुद्ध अवस्था में होते हैं, इसका सिर्फ शुद्धिकरण है ना वो कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा। फिर है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने रखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जमनालाल बजाज, इनमें से कोई भी नहीं था, बल्कि कंवर सेन, जो बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता थे। उत्तर में क्या आएगा, कंवर सेन। ये कौन थे कंवर सेन, बीकानेर रियासत, रियासत के सिंचाई अभियंता थे, इंजीनियर थे, सिंचाई इंजीनियर या सिंचाई अभियंता अपन इसे कह सकते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भारत सरकार के सामने जो है ना 1948 में इसकी एक पेशकश की थी कि पश्चिमी राजस्थान जो है ना वो एक पानी के लिए तरस रहा है, तो उसके लिए ऐसी यमुना आपकी जो है ना सिंधु की जो सहायक नदियां हैं व्यास और सतलुज, उनके संगम पर इसे बांध बनाया गया, हरी के बैराज बांध, और वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। इसके बाद में प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन है ना वो करता है। तो राज्य सड़क संगठन केवल राज्य से एसएच जो सड़कें है ना, स्टेट हाईवे, वो बनाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन ये केवल एनएच सड़कें बनाती है, नेशनल हाईवे। और सीमा संगठन जिसे बीआरओ भी कहा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सीमा संगठन की जो है ना स्थापना 1962 में की गई थी। ये सारी सीमाओं से जुड़ी हुई सड़कें, टनल वगैरह, ऊंचाई वाले जो सड़कें वगैरह, सारा जो है ना ये बनाता है। और जिला सड़कें, जिले की सड़कों का निर्माण करता है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए कौन से अनुषंगी पतन यानी सहायक पतन का निर्माण किया गया। चेन्नई भी नहीं है, मार्मोगावा नहीं, कांडला बंदरगाह है जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कराची पतन, भारतीय विभाजन के दौरान कराची पतन जब भारत से अलग हो गया तो मुंबई पतन के ऊपर दबाव बढ़ गया, तो उसकी जगह कच्छ की खाड़ी गुजरात में कांडला बंदरगाह बनाया गया। फिर भी और ज्यादा उसके ऊपर नहीं हुआ तो फिर एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और बनाया गया। तो इसमें दोनों अनुषंगी पतन आते हैं, लेकिन पहले कांडला पतन बनाया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कांडला पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग या खंड जो ए था आपका, उस खंड ए के अंदर 3 पार्टीशन आते हैं, इसमें रिक्त स्थान आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और अति लघुत्रात्मक आते हैं। तो पहला प्रश्न का पहला पॉइंट है ना अपना पूरा हो गया, या अपने कहेंगे पहला प्रश्न है ना वो अपन ने कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे अपन, आपका जो खंड भाग है खंड ए, इसी खंड ए का दूसरा प्रश्न, वो भी आपका आधा नंबर का ही आएगा। वो भी आधा नंबर का ही आएगा, और वो है रिक्त स्थान, खालिस्तान जिसे कहें।
उसको अपन देखेंगे। 8-9 क्वेश्चन आते हैं इसके भी, आधे आधे नंबर के आते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए जो है ना, अच्छे क्वेश्चन है ये। तो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान वाला जो है ना, वो देखेंगे कि रिक्त स्थान जो है ना, वो किस प्रकार से आते हैं। तो रिक्त स्थान में दूसरे का पहला प्रश्न हमें देखना है, वो क्या कह रहा है कि जननांग के संक्रमण सिद्धांत की, जननांग के संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में, किस अवस्था में, किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर थी, और उच्च मृत्यु दर थी। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया, यानी कि किसने किया था अवधारणा का प्रतिपादन। तीसरा प्रश्न है, अंगूर की कृषि, अंगूर की कृषि खालिस्तान क्षेत्र की विशेषता है, क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रमोद के उद्देश्य की गई यात्रा को, यानी या सीधी से अपन क्वेश्चन में प्रमोद ही है तो प्रमोद ही लिखेंगे। प्रमोद के उद्देश्य, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है। फिर आ गया व्यक्तियों एवं वस्तुओं को, पांचवा प्रश्न है, व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को, दूसरे स्थान पर ले जाने की, ले जाने की सेवा को कहते हैं, ले जाने की सेवा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को, खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, खालिस्तान
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, 8 आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां है रानीगंज व झरिया। रानीगंज व झरिया खालिस्तान नगर कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। 9वां प्रश्न है खालिस्तान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल समर विकास योजना है। प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। विकास योजना है। और 10वां प्रश्न है सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम खालिस्तान पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। यानी ये आपके 10 प्रश्न है, वो 10 प्रश्न जो है ना वो खालिस्तान के है ना इसमें आ रहे हैं, और 10 प्रश्न जो है ना ये सभी के सभी खालिस्तान के प्रश्न है। अब ये क्या क्या प्रश्न है, वो क्या क्या कह रहे हैं, वो इसमें अपन देखेंगे। पहला प्रश्न आ रहा है जननांग के संक्रमण सिद्धांत। आपको जननांग के संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं है ना वो बताएगी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो इसमें पूछा गया है कि जननांग के संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में है ना वो प्रजननशीलता और मृत्यु दर उच्च रही है। इसका मतलब जनसंख्या का जो है ना वो लेवल रहा है। तो इसमें कौन सी अवस्था आ जाएगी, प्रथम अवस्था आएगी। प्रथम अवस्था है ना वो इसमें आ जाएगी। फिर क्वेश्चन दे रखा है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन है ना वो किसने किया था। तो यानी मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में जो है ना वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक। वैसे तो 2 शामिल थे इसका प्रतिपादन, और 1980 से 1990 के दशक में किया गया था। किनके द्वारा, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। लेकिन 1990 में इसकी अवधारणा का जो प्रतिपादन है ना वो किसने दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। फिर अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है। तो अंगूर की खेती किसमें आती है, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टों की भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फलों की कृषि में अंगूर जो है ना वो सबसे प्रमुख होता है, जहां पर उन्हें सुखाकर मुनका बनाई जाती है, और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उसे किशमिश और शराब बनाई जाती है। आगे आता है प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा कहलाती है। यानी आमोद प्रमोद आएगा आपके पेपर में जो है ना, केवल प्रमोद दे रखा है तो आमोद प्रमोद है ना वो ज्यादा इसमें बेस्ट रहता है। तो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा जो है ना वो पर्यटन कहलाती है, पर्यटन कहते हैं। और आमोद प्रमोद यानी घूमने फिरने ऐसे मजाक के उद्देश्य से जो यात्रा की जाती है उसे आमोद प्रमोद कहते हैं, वो पर्यटन कहलाता है। फिर है व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को है ना वो क्या कहा जाता है। तो 5वां प्रश्न जो है ना वो क्या कहलाता है, 5वां प्रश्न आएगा इसमें परिवहन। यानी ज्यादातर परिवहन द्वारा वस्तुएं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते व्यक्तियों और वस्तुओं को। इसमें ध्यान देने वाला प्रश्न यह है, यही प्रश्न वो है जिसमें बच्चों को 100 मार्क्स लाने से जो है ना वो निचोड़ दिया था। 99 मार्क्स तक जो है ना वो स्टूडेंट पहुंच चुके थे, लेकिन इस पर्सन ने जो है ना, और एक पर्सन और था, उन्होंने जो है ना
इसे तोड़ दिया, यानी कि 99 तक ही रह दिया। क्योंकि बच्चों ने क्या किया, व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले सेवा, सेवा शब्द आ गया। इस सेवा शब्द के वजह से जो है ना वो शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसने संचार लिख के आ गए वो, और आना था इसमें परिवहन, क्योंकि सेवा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो तृतीय क्षेत्र में वो संचार तो है ही है, परिवहन व संचार, तो संचार को समझ बैठे सेवा क्षेत्र में। वैसे परिवहन भी आता है, तो यहाँ पर परिवहन आएगा। फिर आगे को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी कौन होते हैं, पतन। समुद्री पतन जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, समुद्री पतन, या केवल पतन भी कह सकते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहलाते हैं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, यानी बिहार। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ है ना वो बिहार प्रथम स्थान पर है। फिर है रानीगंज व झरिया नगर कहलाते हैं, यानी रानीगंज और झरिया लोहा इस्पात के लिए है ये, तो ये खनन नगर कहलाते हैं। खनन नगर, रानीगंज और झरिया की जो है ना वो खाने पाई जाती हैं, तो इसे खनन नगर कहते हैं। ये 9 है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल समर विकास परियोजना कौन सी, यानी केंद्र सरकार ने जल समर विकास परियोजना जो है ना वो कौन सी लागू कर रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हरियाली। हरियाली जो है ना वो इसमें आ जाएगा कि हरियाली केंद्र सरकार द्वारा, आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, हरियाली केंद्र सरकार की जो है एक जल समर परियोजना है। फिर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है ना इसे प्रारंभ किया गया था, किसे, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी सूखे क्षेत्रों का चुनाव करना और उनके विकास की योजनाएं है ना वो बनाना। ये किसमें शामिल था, चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल था। इस प्रकार से आधे आधे नंबर के दो भाग हो गया आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हो गया आधे आधे नंबर का, और ब्लैंक्स खालिस्तान जो रिक्त स्थान है उसका आधे आधे नंबर का हो गया। अब पहले प्रश्न का, या अपने कहेंगे पहले भाग का, खंड ए का तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें एक एक नंबर के जो है ना वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के जो है ना वो प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है खंड ए में से, खंड ए का ही तीसरा प्रश्न आएगा ये। अब खंड एक का तीसरा प्रश्न अपन इसमें देखेंगे, अति लघुतरात्मक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, और ये एक एक अंक का है ना वो पूछा जाएगा। तो तीसरे का पहला प्रश्न क्या है, यह है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, यानी मुख्य श्रमिक की जो है ना वो इसमें हमें परिभाषा लिखनी है। तो मुख्य श्रमिक की परिभाषा अपने इसमें साथ साथ ही लिखते जाते हैं। वह व्यक्ति, समझा देंगे बाद में, वह व्यक्ति जिसे एक वर्ष में वह व्यक्ति जिसे एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक समय तक काम मिलता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है इसमें, किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। दो अपरंपरागत जो स्रोत है ना उसके नाम है ना वो बताने हैं। उत्तर में आ रहा है इसके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, एक नंबर पर है सौर ऊर्जा और 2 नंबर पर है पवन ऊर्जा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ रहा है,
उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए। उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए। उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। कोयला निर्माण हुआ। तो ऐसे में दो काल आते हैं। कौन कौन से काल हैं वो देखना है। गोंडवाना काल, गोंडवाना काल, और दूसरा था टर्शियरी काल। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम लिखें। पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम लिखिए। दो स्थानीय नाम लिखिए। अब पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नाम लिखने हैं, जैसे पाना, पाड़ा, नगला, ढाणी। ये चार नाम अपने लिख दिए हैं। ये पल्लीकृत बस्तियां होती हैं, उनके नाम है। क्या होती हैं ये बस्तियां, उनको समझाएंगे अभी। फिर पांचवा प्रश्न है, दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। यानी दो रेशेदार फसलों के हमें नाम बताने हैं जिनमें से रेशा प्राप्त होता है। वो कौन से हैं? उत्तर में है, एक नंबर पर है कपास और दो नंबर पर है जूट। यानी ये दो रेशेदार फसलें हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इन 5 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, फिर बाकी के 4 प्रश्न आएंगे ऊपर हल कर लेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। इसमें उत्तर क्या दे रखा है कि वह व्यक्ति जिसे एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक समय तक काम मिलता है, वो क्या कहलाएगा? मुख्य श्रमिक कहलाएगा। ठीक है। एक आता है, ये अपने व्यवसाय के आधार, व्यवसाय संगठन में है। एक आता है सीमांत श्रमिक, यानी कि ऐसे श्रमिक जिन्हें एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम मिलता है, ऊपर नहीं, 183 दिनों से कम काम मिलता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। एक आता है अश्रमिक, जिन्हें वर्ष में कभी भी कोई निश्चित समय नहीं होता उसका काम का। या अश्रमिक जो काम के अभाव में निठल्ले रहते हैं, कभी कर लिया काम, 1-2 दिन नहीं, अभाव में रहते हैं। लेकिन 183 दिन या उससे अधिक काम मिलने वाले लोग मुख्य श्रमिकों में आते हैं। फिर आ जाता है किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम, यानी ऐसे ऊर्जा संसाधन जो परंपरा से नहीं चले आ रहे बल्कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों के दौरान इनका उपयोग किया जाने लगा है। तो एक तो आ जाता है सौर ऊर्जा, वो एक है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है फोटोवोल्टिक विकिरण विधियों द्वारा, और दूसरा है पवन ऊर्जा जो अपन हवा से ऊर्जा, पवन चक्की लगाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर आ जाता है उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम बताने हैं जिनमें भारत में कोयला का जो है ना वो निर्माण हुआ था। तो दो काल है, गोंडवाना काल हो गया एक तो, और एक वो हो गया टर्शियरी काल। यानी ये दो काल रहे ना, उन दोनों कालों में भारत में कोयले का निर्माण हुआ। फिर आ जाता है पल्ली बस्तियों के दो स्थानीय नाम लिखिए। इसमें पाना भी कहते हैं, इसे पाड़ा भी कहते हैं, नगला कहते हैं और ढाणी कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि पल्ली बस्तियां होती क्या है। यानी पल्लीकृत, यानी क्या कहते हैं? पल्लीकृत, पल्लीकृत बस्तियां। ये क्या होती हैं कि जैसे मान लो कोई एक गांव है, ये पूरा जैसे मान लो गांव है, यहाँ पर ये बस्तियां बसी हुई है। ठीक है। अब इस गांव में जब भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, वही अपने एक परिवार में अगर अपन पिताजी और मान लो 5 भाई हैं और एक ही मकान में रह रहे हैं, अब उनकी शादियां होगी, बच्चे हो गए, तो उस परिवार में 5 की जगह है ना 20-30 बच्चे मतलब सदस्य हो गए। ठीक है। अब एक के मान लो एक भी तो 15-20 सदस्य ही हो गया, कुछ एक मकान में वो नहीं आ पाएंगे, तो वो ऐसे क्या करेंगे कि इस मकान से वो निकलेंगे और आसपास में अपनी जो जमीन, खाली पड़ी जमीन है, जो भूमि है, वहां पर जाकर मकान बना लेंगे।
ऐसे ही गांव के केंद्रीय भाग से, यानी कि गांव के अंदर से भीड़भाड़ बढ़ जाने के कारण लोग वहां से निकलकर अपने खेतों में, बाहर उपजाऊ भूमि होती है ना, वहां पर मकान बना लेते, तो उसको एक सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, पल्लीकृत बस्तियां कहलाते हैं। जैसे ढाणियां होती, गांव से लोग निकलकर छोटी छोटी ढाणियों में चले जाते हैं, ढाणियों से फिर कुएं वगैरह पे चले जाते हैं, तो उनको पाला, नगला, ढाणी या पाना के नाम से जाना जाता है। फिर दो रेशेदार फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, उसमें कपास और जूट है। इन दोनों से जो है ना वो रेशा प्राप्त होता है, जो कपड़े वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन हो गए अपने। 5 क्वेश्चन के बाद में छठवां क्वेश्चन देखो। पांचवें क्वेश्चन के बाद में जो है ना वो छठवां क्वेश्चन है, वो 1 नंबर का खंड ए का ही भाग है ये। क्या कह रहा है ये प्रश्न? 5 हो गए। छठा प्रश्न देखो, मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो उत्तर में आ जाएगा आमूलवादी यानी रेडिकल। आमूलवादी, पोस्ट इसको कहते हैं रेडिकल, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। ठीक है, 7वां प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारकों, दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। दो भौतिक कारकों के नाम लिखने हैं। इसमें एक तो हो गया आपका धरातल की प्रकृति, धरातल की प्रकृति एवं स्वरूप। ठीक है, दूसरा हो गया जलवायु, दो कारक पूछे इसमें। फिर 8वां प्रश्न है, आवधिक बाजार किसे कहते हैं? आवधिक बाजार किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि ऐसे बाजार जो ऐसे बाजार जो स्थायी दुकानों के अभाव में, स्थायी दुकानों के अभाव में निश्चित समय अंतराल पर होते हैं, निश्चित समय अंतराल पर होते हैं। जैसे साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया। ठीक है, ये बाजार लगते हैं। फिर हो गया 9वां क्वेश्चन है आपका। ये क्या कह रहा है कि प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? यानी प्रथम वर्ष, यानी कि प्रथम बार कौन से वर्ष, कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की गई। ठीक है, उत्तर में लिखना है 1990। ठीक है, ये आपके सेक्शन जो ए है, वो सेक्शन जो ए है वो पूरा हो गया है। खंड ए, अब खंड ए में क्या क्या लास्ट प्रश्न पूछे गए हैं वो देखना है। मानव भूगोल यानी कि किस विचार, कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर है ना वो लागू होती है, जो इसमें आ जाता है आमूलवादी, जिसे रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। फिर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारकों के बारे में पूछा गया, जिसमें तो धरातल की प्रकृति आ गई, वह स्वरूप तथा जलवायु हो गया। इसके अलावा और भी जो कारक है ना वो आ जाते हैं, जैसे मृदा भी इसमें आ जाती है, और जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ये दो कारक और है। तो भौतिक कारकों में चार कारकों को शामिल किया गया, धरातल की प्रकृति व स्वरूप, जलवायु, जल की उपलब्धता और मृदा, इनको शामिल है ना वो किया गया है। फिर आ जाता है आवधिक बाजार है ना, किसे कहते हैं आवधिक, एक निश्चित अवधि में, यानी ऐसे बाजार जो स्थायी दुकानों के अभाव में निश्चित समय के अंतराल पर होते हैं, वो आवधिक बाजार कहते हैं। कई कई जगह हफ्ते में एक बार लगता है, जिसे साप्ताहिक कहते हैं, कई जगह 15 दिन से लगता है, कई बार मासिक भी लगते हैं, जैसे हमारे गांव में आते हैं ना कई बार मेले वगैरह, ऐसे जो है ना वो साप्ताहिक आवधिक बाजार कहलाते हैं। फिर आगे प्रथम बार किस वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट है ना वो प्रस्तुत की गई, तो 1990 में जो है ना डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रथम बार ये मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से ये आपके 2025 में आया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भूगोल की जो बोर्ड की परीक्षा थी कक्षा 12 के लिए, उसमें 2025 में आया हुआ ये आपका पेपर था, जिसका पहला खंड अपन खंड ए वो क्लियर कर लिया। एक खंड के 3 प्रश्न थे, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे आधे नंबर के थे, फिर रिक्त स्थान थे आधे आधे नंबर के, और फिर अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न एक एक नंबर के थे। अगले वीडियोज में अपन लेकर आएंगे खंड ब, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।